Hi everyone, this is Vidisha Chaudhary and welcome back to my channel. So in this video, we are going to start with India's external relations. So it is a chapter of Politics in India since Independence for class 12th. ये बहुत important chapter है, ठीक है. CBSE बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर को NCERT के थ्रू, ठीक है, ये पूरी PPT NCERT से बनी है. अपार्ट फ्रॉम दिस एक एक लाइन एक एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगी और मैं आपको साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताती रहूँगी दैट किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, सो दैट यू हैव एन आइडिया इन योर माइंड दैट ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं या इस पर्सपेक्टिव से हमें ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो पढ़ना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. तो अब ये चैप्टर का नाम क्या है? इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस. नाम से हमें पता चल रहा है दैट हम इस चैप्टर में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ने वाले हैं. अब इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुई? 1947 में इंडिपेंडेंट हुई. ये जो टाइम पीरियड था ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम पीरियड था. मतलब इस टाइम पे जो कंडीशंस थी वो हमारे फेवर में नहीं थी, बिल्कुल अगेंस्ट बोल सकते हैं. बहुत चैलेंजिंग कंडीशंस थी. एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ आती है दैट इस टाइम पीरियड में कोल्ड वॉर भी शुरू हो रहा था. कोल्ड वॉर में क्या हो रहा था दैट पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ थी वो दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो रही थी. ठीक है, एक ब्लॉक यूएस का था, एक ब्लॉक यूएसएसआर का था. इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में आगे बताऊंगी. ठीक है, सो ऐसी सिचुएशन में इंडिया ना तो यूएसएसआर को सपोर्ट किया इंडिया ने और ना ही यूएस को सपोर्ट किया. उसने अपनी एक अलग पॉलिसी बनाई. उसी पॉलिसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस फिर हम इंडिया के रिलेशंस देखेंगे पाकिस्तान और चाइना के साथ. दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नेबर्स हैं एंड वी ऑल नो दैट हमारे रिलेशंस इनके साथ पीसफुल नहीं रहे हैं. राइट, काफ़ी सारे वॉर्स हुए हैं दोनों ही कंट्रीज़ के साथ. तो इनके रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे दैट ऐसी क्या चीज़ें थी, ऐसे क्या इंस्टांसेस थे जिनकी वजह से हमारे रिलेशंस इतने ज़्यादा डिग्रेड हुए हैं. ठीक है, सो आई होप एक ओवरव्यू मिल गया है अब आपको पूरे चैप्टर का. यू हैव दैट इन माइंड दैट एग्जैक्टली इसमें हमें पढ़ना क्या है. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ. सो India was born in a very trying and challenging international context. Exactly, हमने देखा भाई कोल्ड वॉर भी शुरू हो रहा है. ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ है, 1945 में ख़त्म हुआ. राइट, सो जो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट था वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था. द वर्ल्ड हैड विटनेस्ड अ डिवास्टेटिंग वॉर एंड मैनी न्यू कंट्रीज वर इमर्जिंग एज अ रिजल्ट ऑफ कोलैप्स ऑफ कॉलोनियलिज्म. एग्जैक्टली, ये जो टाइम पीरियड था इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही इंडिपेंडेंट नहीं हुई बट काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ थी दैट वर इमर्जिंग एज न्यू एंड इंडिपेंडेंट नेशंस. मोस्ट न्यू नेशंस, अब ये जो नए देश बन रहे हैं, न्यू नेशंस हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, अगर हम इनकी बात करें सो ये बेसिकली फोकस कर रहे थे दो मेन चैलेंजेस पे. दो एम्स थे इनके. पहला वेलफेयर, सेकंड डेमोक्रेसी. दैट हमें एक वेलफेयर स्टेट बनानी है, सबका वेलफेयर ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज़ बनानी है. अनदर थिंग डेमोक्रेसी, दैट हमारी जो कंट्री है, हमारा जो नेशन है, इट शुड बी अ डेमोक्रेटिक नेशन. फ्री इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी अगर देखें ना सो ये जो ये जो एम है, ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमारी इंडिया की पॉलिसी में रिफ्लेक्ट होते हैं. अगर हम फ्री इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो ये दोनों एम हमारी पॉलिसी में रिफ्लेक्ट होते हैं. दो मेन चैलेंजेस जो पार्टीशन के बाद हमें फेस करने पड़े वो कौन से थे? पार्टीशन एंड पॉवर्टी एलिविएशन. भैया पार्टीशन हुआ इंडिया पाकिस्तान. ठीक है, इस टाइम पे हमें रिसोर्सेज भी डिवाइड करने पड़े. रिसोर्सेज के साथ साथ इकॉनमी कितनी ज़्यादा डिग्रेड हुई. राइट, सो यहाँ इस टाइम पे क्या था, ज़्यादातर लोग दे वर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी. एक्सट्रीम पॉवर्टी थी इस टाइम पर इंडिया में. सो इंडियन लीडर्स के आगे काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं अपार्ट फ्रॉम ड्राइविंग अ फॉरेन पॉलिसी. तो ये देखा. ठीक है, दिस वॉज द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट इन विच इंडिया स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड अफेयर्स एज एन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट. ये चैलेंजेस थे, ये इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट था.
सो इंडिया डिसाइडेड टू कंडक्ट इट्स फॉरेन रिलेशंस विद एन एम, दो एम, ठीक है. फर्स्ट, रेस्पेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ ऑल द नेशंस एंड टू अचीव सिक्योरिटी थ्रू मेंटेनेंस ऑफ पीस. सबसे पहली बात, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी नेशंस हैं, उनकी सोवरेनिटी हमें रिस्पेक्ट करनी है एंड हमें सिक्योरिटी करनी है, मेंटेन करनी है, बट पीसफुल तरीके से करनी है. वॉयलेंट से हमें नहीं करनी है, वॉयलेंस नहीं करना. नाउ द डेवलपिंग कंट्रीज़, अब इस टाइम पे जो न्यू कंट्रीज़ इमर्ज हो रही हैं, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, ठीक है. जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज थे उनके पास नहीं थे. इसकी वजह से दे वर डिपेंडेंट ऑन द पावरफुल नेशंस. पावरफुल नेशंस पे ये इकोनॉमिक जो एड था इन्हें वो भी मिल रहा था, सिक्योरिटी भी इन्हें उन्हीं स्टेट से मिल रही थी. सो ये जो कंट्रीज़ हैं दे वर फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट इन देयर ओन नेबरहुड एंड ऑन मेंटेनेंस ऑफ पीस. सो इसीलिए क्योंकि वो इकोनॉमिकली और अपनी सिक्योरिटी के लिए भी पावरफुल स्टेट्स पर डिपेंडेंट थे. इसकी वजह से क्या हो रहा था दैट ये जो पावरफुल स्टेट्स हैं ये उनकी फॉरेन पॉलिसी को भी अफेक्ट कर रहे थे, इन्फ्लुएंस कर रहे थे. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ रह गई दैट ये जो हम दो एम्स की बात कर रहे हैं ना, दो ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, ये DPSP में प्रिस्क्राइब्ड हैं, DPSP में लिखी हुई हैं. DPSP क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है. अब देखो, जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है तो जो मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज थी ना, अब हमने यहाँ पे देखा है दैट जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं थे. तो इसीलिए वो पावरफुल नेशंस जो थे, स्ट्रॉन्ग नेशंस थे, उन पे डिपेंडेंट थी, ठीक है. अब सिंस वो इकोनॉमिकली या अपनी सिक्योरिटी के लिए वॉट एवर द रीज़न इज, सिंस वो उन पावरफुल नेशंस पे डिपेंडेंट है, उनको उनकी फॉरेन पॉलिसी को भी सपोर्ट करना पड़ेगा. अब इस टाइम पीरियड में दो पावरफुल नेशंस यहाँ पे हैं, ठीक है, US एंड USSR. कुछ कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया US को, कुछ कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया USSR को. इसीलिए यहाँ पे हमें ये बोला गया है दैट दिस रिजल्टेड इन द डिवीजन ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इनटू टू क्लियर कैंप्स. तो यहाँ दो क्लियर कैंप्स में जो डेवलपिंग कंट्रीज थी आफ्टर 1945 वो दो क्लियर कैंप्स में बट गई. वन वॉज अंडर द US एंड अनदर वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोवियत यूनियन. तो यहाँ पे देखो दो क्लियर कैंप्स में डेवलपिंग कंट्रीज डिवाइड हो चुकी हैं. नाउ 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट होती है. अब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई हमें यहाँ ये देखना है दैट क्या उसने USSR को सपोर्ट किया या US को सपोर्ट किया, ठीक है. सो व्हेन इंडिया अचीव्ड इट्स फ्रीडम and started framing its foreign policy, the Cold War was just beginning and the world was getting divided into two camps, ठीक है. कोल्ड वॉर क्या किसे बोला गया है? ये जो US एंड USSR, ये जो मोस्ट पावरफुल स्टेट्स थी उस टाइम पर, इनके बीच में जो राइवलरी थी ना उसको यहाँ कोल्ड वॉर बोला गया है. राइवलरी क्या थी? इनके बीच में एज सच कोई वायलेंट वॉर नहीं था जिसमें आर्म्स या बॉम्ब्स वगैरह यूज़ हो रहे थे, बट आइडियोलॉजिकल वॉर था. क्या आइडियोलॉजी थी? US जो है वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था और USSR कम्युनलिज्म को सपोर्ट करता था, ठीक है. सो दे बेसिकली दे वर ट्राइंग टू प्रूव देयर आइडियोलॉजी एज द बेस्ट वन. इसी आइडियोलॉजिकल वॉर को यहाँ पे कोल्ड वॉर का नाम दिया गया है. अब देखो द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट. अब हमने अभी जो पिछली स्लाइड थी उसमें देखा दैट 1947 में इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुई तब कोल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा था, ठीक है. 1947 में कोल्ड वॉर उस टाइम पे स्टार्ट हो रहा था. तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे आगे दैट इंडिया ने US को ज्वाइन किया, USSR को ज्वाइन किया या किसी को भी ज्वाइन नहीं किया और एक इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया. तो यस, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अगर हम बात करते हैं तो उसमें इंडिया ने ना तो USSR को सपोर्ट किया ना ही US को. उसने एक इंडिपेंडेंट स्टैंड लेते हुए नॉन अलाइनमेंट, ये जो वर्ड है, ये जो पॉलिसी है, इसको आगे रखा और इसको ही फॉलो किया.
इसमें जवाहरलाल नेहरू का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो अभी के लिए यहाँ देखो, द इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट एन आइसोलेटेड प्रोसेस। आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं था। वाई? बिकॉज अगर हम बात करें इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले भी there were contacts between the nationalist leaders of India and those of other colonies united. Why? Because they were in the common struggle of colonialism. वो दोनों, ये जो हम बात कर रहे हैं दैट इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो थी, नेशनल मूवमेंट जो थी, या आइसोलेटेड नहीं थी। इसका मतलब क्या है? दैट उस टाइम पे और भी कंट्रीज़ थी जो कॉलोनियलिज्म से सफ़र कर रही थी, राइट? सो इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले भी देयर वर कॉन्टैक्ट बिटवीन द नेशनलिस्ट लीडर्स ऑफ आवर कंट्री एंड दोज ऑफ द अदर कंट्रीज। द क्रिएशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी INA बाय whom? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। Guys, very important. During the Second World War, it was the clearest manifestation of the linkages established between India and overseas Indians during the freedom struggle. ये बहुत important एक इंस्टेंस है, एक बहुत important पार्ट है इस चैप्टर का जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली MCQs में। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई उस टाइम पर कोल्ड वॉर एरा शुरू हो रहा था। मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो US और USSR, इन दो ब्लॉक्स के बीच में डिवाइड हो रही थी। द सेम पीरियड ऑल्सो विटनेस द डेवलपमेंट्स लाइक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ UN। यहाँ पे हमें कुछ और डेवलपमेंट्स, कुछ और जो उस टाइम पे इंसिडेंट्स हुए होंगे उनके बारे में बता रखा है। लाइक द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ UN इस्टेब्लिश हुआ था। द क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, communist China, exactly the emergence of communist China and the beginning of decolonialization। ये 4 इंसिडेंट्स हमें बता रखे हैं इस टाइम पीरियड के। आई होप ये स्लाइड क्लियर है। आगे देखते हैं नेहरूज रोल इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। अब देखो, जवाहरलाल नेहरू जो थे ये इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो थे ही, साथ ही साथ ही वॉज हिज ओन फॉरेन मिनिस्टर। वो फॉरेन मिनिस्टर भी थे। मतलब हम देख सकते हैं दैट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस वो एक्सरसाइज करते थे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे। अब जवाहरलाल नेहरू ने 3 ऑब्जेक्टिव्स रखे सामने, दैट ये 3 ऑब्जेक्टिव्स इंडिया को फॉलो करने हैं और यही 3 ऑब्जेक्टिव्स इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का बेस रहेंगे। 3 क्या थे? 3 P's। प्रिजर्व द हार्ड अर्न सोवेरेनिटी, सोवेरेनिटी को प्रिजर्व करना है। प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, यूनिटी रहनी चाहिए। एंड प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये यहाँ पे 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स बता रखे हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के। क्लियर है? ये 3 ऑब्जेक्टिव्स गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें अच्छे से याद करना है। अब यहाँ ये तो स्पेसिफाई हो गया दैट क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, क्या बेस रहेगा, बट इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करेंगे? थ्रू द स्ट्रैटेजी, थ्रू द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। ये नेहरू की आइडियोलॉजी थी। आई होप यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो, देयर वर ऑफ कोर्स पार्टीज एंड ग्रुप्स इन द कंट्रीज दैट बिलीव दैट इंडिया शुड बी मोर फ्रेंडली विद द ब्लॉक लेड बाय US। वाई? बिकॉज वो क्लेम करता था दैट हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, वी आर प्रो डेमोक्रेसी। इसमें अगर हम लीडर्स का नाम लें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। कुछ पार्टीज़ की बात करें सो देयर वो भारतीय जनसंघ एंड स्वतंत्र पार्टी। ये सब किसको फेवर करते थे? प्रो US फॉरेन पॉलिसी को। बट नेहरू possessed considerable leeway in formulating the foreign policy and he basically went on with this ideology of non-alignment। क्लियर है? ये नाम और ये जो पार्टी के नाम है ये हमें याद रखने हैं, दैट डॉक्टर BR अम्बेडकर, भारतीय जनसंघ एंड स्वतंत्र पार्टी। ये जो 3 नाम है दे वर अगेंस्ट द नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। वाई? बिकॉज ये चाहते थे दैट इंडिया प्रो US फॉरेन पॉलिसी को फेवर करे। डिस्टेंस फ्रॉम 2 कैंप्स। ठीक, अब यहाँ देखो 2 कैंप्स की, कौन से कैंप्स की बात हो रही है? एक है US, एक है USSR। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम 2 कैंप्स जैसा अभी हमने देखा दैट जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी पॉलिसी को फॉलो करना डिसाइड किया है? नॉन अलाइनमेंट। मतलब
वो ना तो यूएसएसआर के साथ जाएंगे ना ही यूएस के साथ. सो उन्होंने क्या करा, डिस्टेंस फ्रॉम द टू कैंप्स. ऑल राइट. Now see, India wanted to keep away from the military alliances led by US and Soviet Union against each other. ये जो यूएसएसआर है यही सोवियत यूनियन है. ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर द यूएस लेड नेटो. ठीक है, तो ये जो नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएस ने बनाई. ठीक है, यूएस वाज द लीडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. सिमिलरली यूएसएसआर ने वार्सो पैक्ट इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड किया. सो दे केम इनटू एग्जिस्टेंस. इंडिया एडवोकेटेड non-alignment as the ideal foreign policy approach exactly. यहाँ पे हमने देख लिया that दो कैंप्स बन गए, एक है नेटो and another is called Warsaw. But इंडिया ने क्या बोला, that I will not support these two camps. मेरी जो ideal foreign policy है वो non-alignment है. I will be an independent country. Got it? I hope it is clear. बट यही हमें ये भी बता रखा है दैट ये जो इन्होंने एक पोजीशन ली है ना, इंडिया ने जो पोजीशन ली है, यूएस के साथ भी नहीं जाना है, यूएसएसआर के साथ भी नहीं जाना है, ये जो बैलेंस मेंटेन करना था ना, इट वाज समवॉट डिफिकल्ट. व्हाई इट वाज डिफिकल्ट, यहाँ पे इंस्टांस भी बता रखा है. 1956 में क्या हुआ, ब्रिटेन ने इजिप्ट को अटैक किया. क्यों अटैक किया? इट अटैक इजिप्ट who attacked Britain over the Suez Canal issue. So इस ये जो इंसिडेंस हुआ, इंडिया led worldwide protests against Britain. But in the same year जब USSR invaded Hungary, India did not join any public protest. इंडिया ने उस टाइम पर कोई भी प्रोटेस्ट लीड नहीं करा और ना ही कोई ऑनगोइंग प्रोटेस्ट ज्वाइन किया. ठीक है, सो बेसिकली ऑन एन इंटरनेशनल स्केल इसे एक बायसनेस की तरह देखा जा रहा था. दैट्स वाई यहाँ पे हमें बता रखा है दैट दिस वाज अ डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट एंड समटाइम्स द बैलेंस डिड नॉट अपीयर परफेक्ट. गॉट इट? आगे देखते हैं. इंडिया वॉज ट्राइंग टू कन्विंस द अदर डेवलपिंग कंट्रीज एज वेल दैट भैया तुम नाम ज्वाइन कर लो, नॉन अलाइनमेंट ज्वाइन करो. ठीक है, किसको कन्विंस कर रहा था? दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज को, जो डेवलपिंग कंट्रीज या तो यूएसएसआर को सपोर्ट कर रही थी या यूएस को सपोर्ट कर रही थी. बट इंडिया क्या बोल रहा था? नो, यू शुड जॉइन नॉन अलाइनमेंट. पाकिस्तान ने यूएस लेड मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन कर लिया. सो पाकिस्तान वेंट विद यूएस. ये जो यूनाइटेड स्टेट्स है, यूएस है, इट वाज नॉट हैप्पी विद आवर इंडिपेंडेंट पोजीशन. ठीक है, दे वांटेड India to join US. Therefore, there was a considerable unease in Indo-US relations during the 1950s, and US also resented India's growing partnership with Soviet Union. पहली बार तो उसे यही नहीं अच्छा लग रहा था that why are you basically taking an independent stand? You should come with us. दूसरी बात, इंडिया बेसिकली सोवियत यूनियन के साथ उसकी पार्टनरशिप काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी. सो यूएस वाज आल्सो वेरी मच sad and very unhappy regarding this partnership as well. The strategy of planned economic development was adopted by India and this policy emphasized import substitution. अब देखो, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुई तो प्लानिंग कमीशन सेटअप करा गया. ठीक है, ये जो प्लानिंग कमीशन था इसमें बेसिकली प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पे बनाई जाती थी 5 साल के लिए. ठीक है, 5 इयर्स के प्लान्स बनाए जाते थे इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए. तो ये जो प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट था ना, इन्हें क्या करना था, इसके अंडर जो हमारी इकोनॉमी है उसका क्या एम था दैट जो हमारे इंडिजीनियस प्रोड्यूसर्स हैं ना उनको प्रमोट करना है. ठीक है, बिकॉज होता क्या था, बाहर से मशीन मेड गुड आता था जो चीप होता था और इंडिया के लोग उसी चीप गुड को यूज करते थे. बट जो हमारे लीडर्स हैं उनका एम क्या था दैट वी शुड यूज द प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया ताकि हमारी इंडिजिनियस जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है इंडिया की उनको प्रमोशन मिले, उनको बढ़ावा मिले.
इसीलिए यहाँ पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी लाई गई। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में ये था दैट जो भी हम इंपोर्ट करते हैं अब हम उसे इंपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि हम विद इन इंडिया में ही उस चीज को बनाएंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक? दिस वॉज द मेन एम ऑफ द प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इससे क्या हो रहा है दैट इंडिया धीरे धीरे कट ऑफ हो रही है फ्रॉम द इंटरनेशनल अरेना। The emphasis on developing a resource base within India also meant that export-oriented growth was limited because अब हम export कम कर रहे थे, import भी कम कर रहे थे. This development strategy limited India's economic interaction with the outside world. Exactly, economic interaction हमारी बहुत कम हो गई because हमने, अगर आप लोग को याद होगा तो 1991 में हमने क्या करा, लिबरलाइजेशन किया था एलपीजी। ठीक है, एलपीजी से पहले अगर देखो ना हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड थी, काफ़ी सारे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और फाइन्स लगते थे जो भी इंपोर्ट में चीज़ें आती थी ताकि वो महंगी हो जाए एंड जो इंडिया के लोग हैं वो मेड इन इंडिया गुड्स ही यूज़ करें। ठीक है, सो आई होप ये पॉइंट क्लियर है एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट please feel free to drop it in the comment section. I will definitely reply. Got it? अब आगे देखते हैं एफ्रो एशियन यूनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से 3 मार्क्स का 6 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली बन जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इस सेक्शन में डेट्स भी आती हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी आते हैं, सो आई वुड सजेस्ट यू कैन टेक अ हाईलाइटर एंड मार्क इट इन योर बुक और राइट समवेयर। ठीक है, now Nehru envisaged a major role for India in world affairs and especially in Asian affairs. So Nehru को लगता था that India should play a very important role in world affairs, particularly Asian affairs, मतलब जितनी भी Asian countries हैं। Nehru's era was marked by the establishment of contacts between India and other newly independent states in India. Close contacts established हो रहे थे in Nehru's era. Throughout 1940s and 1950s, Nehru had been an ardent advocate of Asian unity, that जो Asian की countries हैं, particularly जो developing countries हैं, उनको unite होना चाहिए। ठीक है, under Nehru's leadership, India convened the Asian Relations Conference in March 1947, 5 months ahead of attaining its independence. ठीक है, 1947 मार्च में इंडिया ने कन्वीन करी एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस। ये बेसिकली आगे स्टेप्स आएंगे जो दिखाता है दैट नेहरू किस तरह से ये जो उनके दिमाग में आइडिया है एशियन यूनिटी का, इसको पूरा करने के लिए स्टेप्स ले रहे हैं। ठीक है, इंडिया मेड earnest efforts for the early realization of freedom of Indonesia from the Dutch colonial regime by convening an international conference in 1949 to support its freedom struggle. Exactly, अब इंडोनेशिया भी एक एशियन कंट्री है, सो 1949 में इंडिया ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कन्वीन करी। इस कॉन्फ्रेंस का मोटिव क्या था दैट जो इंडोनेशिया है हमें उसकी जो फ्रीडम स्ट्रगल है अगेंस्ट डच रेजिम उसको सपोर्ट करना है। इंडिया वॉज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ द डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस and firmly opposed racism, particularly in South Africa. Exactly, इंडिया ये भी चाहता था दैट जो भी कॉलोनाइज कर रखी है ना कंट्रीज उनको डीकोलोनाइज कर देना चाहिए, कॉलोनाइजर्स को अब उस कंट्री को छोड़ देना चाहिए एंड वो रेसिज्म को भी अपोज करते थे बिकॉज हमें पता है साउथ अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जहाँ पे अपार्थीड प्रिवेल करता था। क्लियर, आगे देखो। The Afro-Asian Conference, held in the Indonesian city of Bandung in 1955, commonly known as Bandung Conference, marked the zenith of India's engagement with the newly independent Asian and African nations. Very important इवेंट। ठीक है, सो 1955 में इंडोनेशिया में एक बैंडंग कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है, बैंडंग इंडोनेशिया में एक सिटी का नाम है। This conference marked the zenith of India's engagement with
जो एशिया और अफ्रीका के न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस हैं, ठीक है, उनके साथ यूनिटी, उनके साथ एंगेजमेंट इसने मार्क करा। ऑल राइट, the Bandung Conference later led to the establishment of NAM, Non-Aligned Movement, ठीक है। सो इंडिया के अलावा भी इसमें काफी सारी एशियन कंट्रीज थी, ठीक है। सो जवाहरलाल नेहरू was one of the co-founder of NAM. The first summit of NAM was held in Belgrade in September 1961 and Nehru was a co-founder of the NAM, ठीक है। सो इस तरह से नाम हमारी बेसिकली इस्टेब्लिश हुई। इसके बारे में हम जो दूसरी बुक है ना हमारी फॉरेन पॉलिटिक्स के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, उसमें हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए हमें ये स्टेप वाइज याद रखना है दैट नेहरू बेसिकली वांटेड इंडिया टू प्ले अ मेजर रोल इन एशियन यूनिटी, ठीक है। उसके बाद 1947 में एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस, 1949 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडिया also opposed racism and supported decolonization. After that 1955 में Bandung Conference. Later this led to the establishment of NAM. NAM की फर्स्ट समिट कहाँ पे होती है? बेलग्रेड में होती है। कब? सितंबर 1961। Got it? I hope ये पूरा कंसेप्ट क्लियर है। Now, पीस एंड कन्फ्लिक्ट विद चाइना। अब यहाँ से पहले हम चाइना के बारे में पढ़ेंगे दैट इंडिया के रिलेशंस चाइना के साथ कैसे रहे हैं, ऐसे कौन सी इंसिडेंट्स हैं मतलब जिसकी वजह से इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ है। सिमिलरली इसके बाद हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इंडिया बिगेन इट्स रिलेशनशिप विद चाइना ऑन अ वेरी फ्रेंडली नोट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अगर हम इंडिया चाइना, इंडो चाइना रिलेशंस की बात करते हैं, सो they were basically they begin with a very friendly note. चाइनीज रिवॉल्यूशन के बाद, चाइनीज रिवॉल्यूशन 1949 में हुआ था, इसके बाद इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। Nehru felt strongly for this neighbor that was coming out of the shadow of Western domination and held the new government in international fora. So Nehru basically काफी ज़्यादा attracted थे इस country से and he also helped the new communist government in the international fora. Some of his colleagues, किसके colleagues? जवाहरलाल नेहरू के colleagues, जैसे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इन्हें बेसिकली ऐसा इंट्यूशन आया दैट जो चाइना है वो हम पे बेसिकली वायलेंट तरीके से अटैक कर सकती है, ठीक है। सो वल्लभ भाई पटेल वॉज वरीड अबाउट अ पॉसिबल चाइनीज अग्रेशन इन फ्यूचर, बट नेहरू ने क्या बोला दैट ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा हो सकता ही नहीं है किसी भी कंडीशन पे दैट हमें चाइना की तरफ से कोई अटैक फेस करना पड़े। इसकी वजह से काफी लंबे समय तक चाइनीज बॉर्डर पे इंडियन आर्मी नहीं थी, बट इट वाज प्रोटेक्टेड बाय पैरामिलिट्री फोर्सेस। इतना ज्यादा ट्रस्ट था जवाहरलाल नेहरू को चाइना की इंटेंशंस पर, बट ऑब्वियसली ये इंटेंशंस दे वर प्रूव्ड रॉन्ग। हाउ? आगे देखते हैं। अब देखो, द प्लेटू ऑफ द सेंट्रल एशियन रीजन, उसे तिब्बत बोलते हैं, is one of the major issues that historically caused tension between India and China. ये एक important issue है, क्या? तिब्बत, ठीक है। क्यों? Because चाइना ने क्या करा 1950 पे it took over this plateau of तिब्बत। इसने बोला that तिब्बत जो है वो चाइना का पार्ट है, but large sections of Tibetan population opposed this takeover and India tried to persuade China to recognize Tibet's claims for independence. India ने चाइना को persuade करने का try करा that तुम भी समझ जाओ that तिब्बत एक independent place है, एक independent plateau है, it is not part of China. But 1954 29th April 1954 में पंचशील अग्रीमेंट साइन होता है, ठीक है। ये पंचशील अग्रीमेंट क्या है? द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, और इसके एक क्लॉज के अकॉर्डिंग दोनों कंट्रीज को एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी को रेस्पेक्ट करना था। सो अब इंडिया कुछ नहीं बोल पाई, इट हैड टू रिमेन क्वाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है पंचशील अग्रीमेंट। 1954 29 अप्रैल 1954 को ये साइन हुआ। प्राइम मिनिस्टर
नेहरू एंड चाइनीज प्रीमियर जो एनलाई के बीच में ये जो अग्रीमेंट है ये साइन हुआ। ये क्लियर हुआ। थ्रू वन ऑफ इट्स क्लॉजेस about respecting each other's territorial integrity and sovereignty, India conceded China's claim over Tibet. सिंपल सी बात है। आगे देखो, अब क्या हुआ, जब वहां पे चाइनीज अग्रेशन बढ़ गया ना तिब्बत में, तो तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर है, उनका नाम है दलाई लामा। दलाई लामा ने क्या करा, वो अब इंडिया में आ गए। ही क्रॉस द बॉर्डर एंड एंटर्ड इनटू इंडिया इन 1956। कैसे आए इंडिया में, सबसे पहले देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम वो एक ऑफिशियल चाइनीज विजिट टू इंडिया, ठीक है, किसके साथ आए, प्रीमियर जो एनलाई के साथ। जब वो इंडिया में आए, उन्होंने नेहरू को इन्फॉर्म किया दैट तिब्बत में जो सिचुएशन है वो और ज्यादा बिगड़ती जा रही है, बट चाइना ने इंडिया को पहले से ही बोल दिया था दैट हम तिब्बत को काफी ज्यादा ऑटोनॉमी देने वाले हैं। हाउएवर ऐसा हुआ नहीं था। 1958 में तिब्बत में आर्म्ड अपराइजिंग हुई अगेंस्ट चाइनाज ऑक्यूपेशन, बट दिस अपराइजिंग was suppressed by the Chinese forces. Seeing that the situation had become worse in 1959, Dalai Lama crossed the borders and entered into India, और वो रिफ्यूजी की तरह इंडिया में आए। 1959 में the Chinese government strongly protested against it because उन्हें लग रहा था that इंडिया अब तिब्बत को सपोर्ट कर रही है, दलाई लामा जो स्पिरिचुअल लीडर हैं तिब्बत के, उन्हें सपोर्ट कर रही है। ये क्लियर हुआ, ठीक है। 1956, 1958, 1959, आगे देखो। Over the last half century, a large number of Tibetans have also sought refuge in the country. काफी large number of Tibets तिब्बत से इंडिया आए हैं। In India, particularly Delhi में काफी सारे Tibetans रहते हैं, ठीक है। There are large settlements of Tibetan refugees. हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला, ठीक है, दलाई लामा ने बोला दैट धर्मशाला तो उनका घर है। He made this place as his home. Dalai Lama has also made Dharmshala his home in India. China has created the Tibet Autonomous Region, which is an integral part of China. But Tibetans oppose the Chinese claim that Tibet is a part of Chinese territory. Tibetans इसे oppose करते हैं that नहीं, हमारा जो ये Tibetan Plateau है ये Chinese territory का part नहीं है. It is an independent area. They also oppose the policy of bringing into Tibet more and more Chinese settlers, ठीक है। वो ये नहीं चाहते that तिब्बत में चाइना के settlers आए, ठीक है, वहां पे सिर्फ तिब्बतन पॉपुलेशन रहेगी। तिब्बत इंडिपेंडेंट एरिया है, वो चाइना का पार्ट नहीं है। तिब्बतन्स को पता है, ये लगता था दैट वो उनका जो ट्रेडिशन है, उनकी लैंग्वेज है, उनका कल्चर है, उसे अंडरमाइन करना चाहता है। कौन? चाइनीज, ठीक है, और वो इसे ओपोज भी करते थे। समझ में आया पूरा प्रोसेस। अब देखते हैं द चाइनीज इन्वेजन ऑफ 1962। एक रीजन तो हो गया ये तिब्बत प्लेटू, ठीक है, इसकी वजह से दोनों के बीच में टेंशंस हुई, किसके? इंडिया एंड चाइना। सेकेंड रीजन आता है 1962 का वॉर। अब देखो, इंडिया क्लेम दैट बाउंड्री, अगर हम बाउंड्री डिस्प्यूट होता है 1962 में, ठीक है, इंडिया ने बोला दैट जो बाउंड्री है वो जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल हमारा रहा है उसके अंडर सेट हो चुकी है, ठीक है, बट चाइना ने बोला नहीं, जो भी कॉलोनियल डिसीजन है दे डिड नॉट अप्लाई हियर, उसने नहीं माना। चाइना ने दो टेरिटरी इंडिया की क्लेम करी। पहला अक्साई चीन एरिया ऑफ लद्दाख रीजन, ठीक है, इन द वेस्ट, एंड ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश के कुछ की एरियाज, ठीक है, उस टाइम पे इसे नेफा बोला जाता था, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। दो एरियाज क्लेम करे दैट ये जो दो एरिया है ये चाइना के अंडर आते हैं, ये इंडिया के पार्ट नहीं है, ऐसा चाइना ने बोला। Between 1957 and 1959, the Chinese occupied the Aksai Chin area and built a strategic route there. ठीक है, 1957 to 1959 के बीच में इन्होंने अक्साई चीन एरिया एक्वायर भी कर लिया। Despite a very long correspondence and discussion among the top leaders, these differences could not be resolved. ठीक है, काफी सारे डिस्कशंस भी हुए बट अभी तक सोल्यूशन नहीं मिला है। आगे देखो वॉर किस तरह से स्टार्ट हुआ। अक्टूबर 1962 में चाइना लॉन्च्ड एन इन्वेजन इनटू इंडिया,
ठीक है, अब चाइना की फोर्सेस इंडिया में एंटर कर रही हैं अक्टूबर 1962 में। 2 वेव्स में अटैक आता है, ठीक है। पहला अटैक इट लास्टेड फॉर 1 वीक और चाइना ने काफी इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश कैप्चर कर लिए। सेकेंड वेव ऑफ अटैक केम नेक्स्ट मंथ। इंडियन फोर्सेस ने बेसिकली जो वेस्टर्न फ्रंट है, लद्दाख, अक्साई चीन एरिया जहां बोला गया था, वहां तो चाइनीज फोर्सेस को वो रोकने में कामयाब हो गए, बट ईस्ट में जो चाइनीज फोर्सेस हैं ये असम की प्लेन्स तक एंटर कर गई, वहां पे इंडियन आर्मी नहीं रोक पाई। Finally, China declared a unilateral ceasefire and its troops withdrew to where they were before the invasion began. ठीक है, सो अल्टीमेटली क्या हुआ, चाइना ने यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर कर लिया, मतलब उसने खुद ही अपनी आर्मी को वापस बुला लिया, ठीक है। बट दिस वॉज अ वेरी ह्यूमिलिएटिंग इवेंट फॉर इंडिया। यहाँ देखो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर, काफी सारे कॉन्सिक्वेंसेज है। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है दैट नोट डाउन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ the Chinese War of 1962. So, the China War dented India's image at home and abroad. Abroad, क्यों? Because काफी ज़्यादा humiliating defeat थी। इंडिया हैड टू अप्रोच अमेरिकन्स एंड ब्रिटिश, ठीक है, अमेरिकन्स और ब्रिटिश को अप्रोच करना पड़ा कि भैया हमें कुछ हेल्प दे दो, बिकॉज उस टाइम पे इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश तो नहीं कर रही थी। और सोवियत यूनियन डिसाइडेड टू रिमेन साइलेंट इन दिस सिचुएशन. It induced a sense of national humiliation and at the same time strengthened a spirit of nationalism. Some of the top army commanders either resigned or were retired. ठीक है, Nehru's very close associate defense minister V. Krishna Menon, V.K. Menon, he had to leave the cabinet. ठीक है, ये बहुत close associate थे जवाहरलाल नेहरू के, V.K. Menon, इन्होंने कैबिनेट को लीव करा। नेहरूज ओन स्टेचर सफर्ड अ लॉट, एग्जैक्टली उनकी जो इमेज थी वो भी काफी ज्यादा गिर गई। एंड इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ था अगेंस्ट नेहरूज गवर्नमेंट। एंड इसके बाद कांग्रेस काफी सारे जो स्टेट इलेक्शंस हैं उनको हार गई, ठीक है। So देखो, soon after the Congress lost some key by-elections to Lok Sabha, the political mood of the country had begun to change. ठीक है, so काफी सारे लोकसभा के इलेक्शंस भी लूज करे कांग्रेस ने इस इवेंट के बाद। इफेक्ट ऑन द ऑपोजिशन, ऑपोजिशन पे क्या इफेक्ट था, ऑपोजिशन पार्टीज पे बेसिकली। यहाँ पे हम स्प्लिट देखेंगे सीपीआई का। दिस The war and the growing rift between China and Soviet Union created irreconcilable differences within the Communist Party of India. जो CPI है उसमें अब differences आने लगे because of this event. ठीक है, अब क्यों? CPI में कुछ ऐसे लोग थे जो प्रो USSR थे, ठीक है, वो चाहते थे दैट इंडिया को USSR को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक। बट कुछ ऐसे थे who were closer to China, वो चाइना को फेवर करते थे, ठीक है। सो 1954 में अल्टीमेटली पार्टी स्प्लिट ही हो गई। 1964 में, आई एम वेरी सॉरी, 1964 में पार्टी में अब स्प्लिट आया, ठीक है। एंड द लीडर्स ऑफ द लेटर फैक्शन फॉर्म द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI एम। लेटर मतलब जो कि प्रो चाइना थे, इन्होंने कौन सी पार्टी फॉर्म करी? मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। In the wake of the China war, many leaders of CPIM were arrested for being pro-China. Exactly, चाइना के साथ तो वॉर हुआ है, तो अब ये जो प्रो चाइना सेक्शन है इनको ना बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट करा गया बिकॉज ये प्रो चाइना थे, ठीक है। Now, the war with China alerted the Indian leadership to the volatile situation in the northeastern region. अब देखो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की तरफ भी अब गवर्नमेंट का ध्यान जा रहा था दैट ये रीजन जो है ये बहुत ज्यादा वॉयलेंट और वॉलेटाइल रीजन है, यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम बीइंग आइसोलेटेड तो था ही, एक्सट्रीमली अंडर डेवलप्ड भी था।
And this region also presented India with the challenge of national integrity and political unity. Exactly, because जो नॉर्थ ईस्ट हमारा इंडिया है ना, इसमें काफ़ी सारे ऐसे एरिया थे जो खुद को इंडिया का पार्ट कंसिडर करना ही नहीं चाहते थे. दे वांटेड टू बी अ completely independent country. This process, the process of its reorganization began soon after China War. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है इसको फिर रीऑर्गेनाइज करा गया. कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं. दैट नागालैंड वॉज कंसिडर्ड एज अ फुल फ्लेजेड स्टेट. इट वॉज ग्रांटेड स्टेटहुड. Manipur and Tripura, through though union territories, were given the right to elect their own legislative assemblies. मणिपुर एंड त्रिपुरा को बोला गया नाउ यू हैव द राइट कि आप अपनी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो यहाँ ये दो ही एग्जाम्पल्स दे रखे हैं रीऑर्गेनाइजेशन के. बट इसके बाद भी काफ़ी सारी स्टेट्स और बेसिकली जो अलग अलग ट्राइब्स थी ना, वो इंडिपेंडेंट मांग रही थी दैट हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए. तो उनको भी सेपरेट स्टेट्स ग्रांट करी इंडियन गवर्नमेंट ने. आई होप इट्स क्लियर. आगे आते हैं वॉर एंड पीस विद पाकिस्तान. पाकिस्तान के साथ देखो, चाइना में हमने देखा दैट इंडिया और चाइना का जो रिलेशनशिप है वो फ्रेंडली नोट पे स्टार्ट हुआ. बट पाकिस्तान के साथ शुरू से ही हमारी रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा वायलेंट थी. ठीक है, वाई? एक तो कश्मीर एक बहुत बड़ा रीजन है. ठीक है, तो देखो, a proxy war broke out between India and Pakistan in Kashmir during 1947 itself. 1947 जब इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, पार्टीशन भी हुआ, उसी ईयर में प्रॉक्सी वॉर ब्रोक आउट हुआ. हाउएवर बिल्कुल एक फुल फ्लेजेड वॉर में टर्न आउट ये नहीं होके आया. This issue was then referred to the UN. The Kashmir conflict did not prevent cooperation between governments of India and Pakistan. Yes, हमने देखा that conflict तो हुआ है, बट इसने दोनों गवर्नमेंट का जो कोऑपरेशन है ना उसे रोका नहीं. कोऑपरेशन किस तरह से? Both Indian and Pakistani government, they work together to restore the women abducted during partition to their original families, right? जिन women को basically abduct कर लिया गया था ना partition के दौरान, उन्हें उनकी original families के पास वापस लाया गया. All right. A long term dispute about exactly river dispute भी था. ठीक है, इंडस रिवर के ऊपर. So this river dispute was resolved through the mediation of World Bank. The India-Pakistan Indus Waters Treaty was signed by Nehru and General Ayub Khan in 1960. Very important, Indus Waters Treaty 1960 में साइन हुई नेहरू एंड जनरल अयूब खान के बीच में. Despite all ups and downs in the Indo-Pak relations, the treaty has worked well. Exactly, हमने देखा कितना ज़्यादा dispute है दोनों countries के बीच में, but still ये treaty काम कर रही है. A more serious armed conflict between India and Pakistan कब हुआ? 1965. 1965 में लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे. ठीक है, यहाँ पे रन ऑफ कच्छ जो गुजरात में है वहां पे पाकिस्तान ने अटैक लॉन्च किया. ठीक है, कब? अप्रैल 1965 में. This was followed by a bigger offensive in Jammu and Kashmir in August and September. Pakistani rulers were hoping that उन्हें वहां पे ना जो लोकल पॉपुलेशन है उनका सपोर्ट मिल जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं. तो अप्रैल में देख लिया कि भैया अप्रैल में उन्होंने रन ऑफ कच्छ में अटैक किया. उसके बाद अगस्त एंड सितंबर में वो जम्मू कश्मीर पहुंच गए. ठीक है, जहां उन्हें लगा दैट लोकल पॉपुलेशन तो हमें सपोर्ट कर ही देगी. ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ. इन ऑर्डर टू ईज द प्रेशर ऑन कश्मीर फ्रंट, लाल बहादुर शास्त्री ने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर करा दैट दे हैव टू लॉन्च अ काउंटर ऑफेंसिव ऑन द पंजाब बॉर्डर पे. In a fierce battle, the Indian army reached close to Lahore. Indian army Lahore तक पहुंच गई. The hostilities came to an end with the UN intervention. उसके बाद UN intervene हुई इस मैटर में. And यहाँ पे ताशकंद अग्रीमेंट साइन होता है which was brokered by Soviet Union in January 1966. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, ये जो ताशकंद अग्रीमेंट है ये लाल बहादुर शास्त्री एंड जनरल अयूब खान के बीच में साइन हुआ. इसके
अकॉर्डिंग बेसिकली ये जो वॉर है it was brought down, and though India could inflict considerable military loss on Pakistan in 1965 war, added to India's already difficult economic situation. ठीक है, तो देखो 1965 ये जो वॉर हुआ है ना, देखो इंडिया की इकोनॉमी पहले से ही बहुत डिग्रेड हो रही थी, इस वॉर ने और ज्यादा डिग्रेड कर दी। ठीक है, सो आई होप अब ये याद रहेगा ताशकंद अग्रीमेंट जो 1966 में हुआ था। क्लियर? नाउ we will be focusing on Bangladesh War of 1971. ठीक है, we all are aware basically overall इसमें क्या हुआ था, बट अब हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब 1970 की अगर हम बात करते हैं, उसकी बिगनिंग में पाकिस्तान फेस्ड इट्स बिगेस्ट इंटरनल क्राइसिस। देखो जब 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ, ठीक है, तो इंडिया का पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही हुआ था, बांग्लादेश उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता था। ठीक है, इट वाज ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। 1971 में वॉर हुआ, उसके जो रिजल्ट आया इट वाज पार्टीशन ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, किस तरह से होता है, सो लेट्स सी। नाउ द कंट्रीज फर्स्ट जनरल इलेक्शन प्रोड्यूस्ड अ स्प्लिट वर्डिक्ट। ठीक है, कंट्री का 1970 में पहला जनरल इलेक्शन हुआ। इसमें क्या होता है, अगर वेस्ट पाकिस्तान की बात करते हैं, ठीक है, जो अभी पाकिस्तान है, उसमें जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी जीती। वेयर एज अगर हम ईस्ट पाकिस्तान की बात करते हैं, दैट इज प्रेजेंट डे बांग्लादेश, उसमें अवामी लीग इमर्ज्ड एज द विनर। अवामी लीग का लीडर कौन था, शेख मुजीबुर रहमान। समझ में आ गया, वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो, ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, नाउ the Bengali population of the East Pakistan had voted to protest against years of being treated as second class citizens by the rulers based in West Pakistan. Exactly, ये जो अभी verdict आया है, ये जो रिजल्ट आया है ना जनरल इलेक्शन का, ये क्यों आया है, तो जो बांग्लादेश की ईस्ट पाकिस्तान की जो बंगाली पॉपुलेशन है, उन्हें लगता था that they were being treated as the second class citizens by the West Pakistan's ruler. ठीक है, क्योंकि रूलर जो रूल था वो किसका था, वेस्ट पाकिस्तान का था। उन्हें लगता था दैट वी आर बीइंग ट्रीटेड एज सेकंड क्लास सिटीजन्स, एंड इसीलिए उन्होंने फिर क्या करा, अवामी लीग के लिए वोट करा। The Pakistani rulers, they were not willing to accept this verdict, accept this result. ठीक है, nor were they ready to accept the Awami League's demand for a federation. ठीक है, ना तो वो ये बोल रहे थे दैट ठीक है भैया, ईस्ट पाकिस्तान में अगर तुम जीत गए हो, अवामी लीग जीत गई है, सो यू विल बी द गवर्नमेंट। ठीक है, यू विल मेक द गवर्नमेंट। और ना ही वो इस बात पे अग्री हो रहे थे, किस बात पे, अवामी लीग डिमांड कर रही थी फॉर अ फेडरेशन, अ सेपरेट फेडरेशन। ठीक है, वो इस बात पे भी अग्री नहीं हो रहे थे। उन्होंने फिर क्या करा, वायलेंट एक स्टेप लिया। अर्ली 1971 में पाकिस्तानी आर्मी ने शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया, एंड इट अनलीश्ड अ रीन ऑफ टेरर ऑन द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान. In early response to this, the people started a struggle to liberate Bangladesh from Pakistan. इसकी वजह से जो बांग्लादेश के जो लोग हैं, ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग हैं, उन्होंने एक स्ट्रगल शुरू करी, मूवमेंट शुरू करी कि हमें बांग्लादेश को पाकिस्तान से फ्रीडम दिलवानी है, लिबरेट करना है। Throughout 1971, India had to bear the burden of about 80 lakh refugees who fled East Pakistan and took shelter in the neighboring areas in India. Around 80 लाख के आसपास refugees बांग्लादेश से इंडिया में एंटर करे थे। ठीक है, India extended moral and material support to the Bangladeshis. Pakistan accused India of a conspiracy to break it up. Obviously, Pakistan was not happy that India क्यों बांग्लादेश को support कर रहा है, क्यों ईस्ट पाकिस्तान को support कर रहा है। Support for Pakistan came from US and China. पाकिस्तान को कहाँ से support मिल रहा था, US and China. हेनरी किसिंगर, ठीक है, ये कौन है, ये यूएस के प्रेसिडेंट जो थे, रिचर्ड निक्सन, उनके एडवाइजर थे। ये चाइना में आए,
ठीक है, वाया पाकिस्तान इन जुलाई 1971। तो यहाँ हम देख सकते हैं दैट इनका एक तरह से अलायंस बन रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रहा है। सिमिलरली इंडिया ने क्या करा, इन ऑर्डर टू काउंटर द यूएस पाकिस्तान एंड चाइना एक्सिस, इंडिया ने 20 ईयर ट्रीटी साइन कर ली सोवियत यूनियन के साथ। ठीक है, किसके साथ, सोवियत यूनियन के साथ, इन अगस्त 1971, एंड दिस ट्रीटी एश्योर्ड दैट सोवियत यूनियन जो है वो इंडिया को सपोर्ट करेगा अगर कोई भी अटैक की सिचुएशन बनती है इंडिया में। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये समझ में आया दैट किस तरह से अब यहाँ पे पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रहा था। ठीक है, तो जो इंडिया है उसने भी फिर सोवियत यूनियन के साथ अलायंस बनाया, सोवियत यूनियन के साथ एक ट्रीटी साइन करी, बिकॉज ऑब्वियसली क्या था दैट इंडिया इंडिपेंडेंटली इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी दैट वो चाइना, पाकिस्तान एंड यूएस इन 3 कंट्रीज को फेस कर सके। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। A full-scale war between India and Pakistan broke out in December 1971। बिल्कुल 1971 के एंड में, दिसंबर में यहाँ पे अटैक होता है। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स अटैक पंजाब एंड राजस्थान। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स कहाँ अटैक हुआ, पंजाब एंड राजस्थान। वाइल आर्मी कहाँ पे आई, जम्मू एंड कश्मीर फ्रंट पे। सो ये 3 एरियाज हमें याद रखने हैं दैट एयरक्राफ्ट्स ने कहाँ पे अटैक करा, पंजाब एंड राजस्थान। आर्मी ने कहाँ अटैक करा, जम्मू एंड कश्मीर फ्रंट। इंडिया का क्या रिस्पॉन्स था, सो इंडिया रिटेलिएटेड विद एन अटैक इन्वॉल्विंग एयरफोर्स, नेवी एज वेल एज आर्मी ऑन बोथ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्रंट। अब देखो, बिकॉज इंडिया बांग्लादेश जो है उसको सपोर्ट कर रही थी, सो जो लोकल पॉपुलेशन थी वो इंडिया की आर्मी के लिए काफ़ी ज़्यादा वेलकमिंग थी। सो वेलकम्ड एंड सपोर्टेड बाय द लोकल पॉपुलेशन, द इंडियन आर्मी मेड रैपिड प्रोग्रेस इन ईस्ट पाकिस्तान। 10 दिन के अंदर हमने जो ढाका एरिया है बांग्लादेश में उसको सराउंड कर लिया था इंडियन आर्मी ने फ्रॉम 3 साइड्स, एंड पाकिस्तानी आर्मी जो कि अराउंड 90,000 की थी, इट हैड टू सरेंडर। With Bangladesh as a free country, India declared a unilateral ceasefire। इंडिया ने अपनी ट्रूप्स को वापस कर लिया दैट ये जो टेरिटरी है ये बांग्लादेशीज की टेरिटरी है, इंडिया का कोई राइट नहीं रहेगा। Later, the signing of Shimla agreement between इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो। देखो ये जो अग्रीमेंट साइन हो रही है ना, ये किस किस के बीच में, कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर के बीच में साइन हो रही है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे इससे पहले हमने जो ताशकंद अग्रीमेंट देखा उसमें लाल बहादुर शास्त्री थे, यहाँ पे शिमला अग्रीमेंट में इंदिरा गांधी आ गई हैं, और पाकिस्तान से कौन है, जुल्फिकार अली भुट्टो। कब साइन हुआ, 3 जुलाई 1972 टू नॉर्मलाइज द रिटर्न टू पीस। ठीक है, अब शिमला अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, वापस से पीस रीस्टोर यहाँ पे हो रहा है। आई होप ये क्लियर है किस तरह से पूरा यहाँ पे एक इवेंट चल रहा है, डेट वाइज इवेंट्स। आई वुड सजेस्ट इसी तरह से फ्लो चार्ट बना के आपको याद करना है। ठीक है, इस वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या थे, अ डिसिसिव विक्ट्री इन द वॉर। ऑब्वियसली इंडिया की विक्ट्री हुई है, कहीं ना कहीं जो एक ह्यूमिलिएशन आया था ना चाइना के साथ वॉर जो हुआ था उसके बाद, यहाँ पे थोड़ा सा अब इंडिया की बोल सकते हैं रेस्पेक्ट अब इंक्रीज हो रही है। देयर वाज अ फीलिंग ऑफ नेशनल जुबिलिएशन। Most people in India saw this as a moment of glory and a clear sign of India's growing military prowess. Exactly, भैया मिलिट्री पावर अब बढ़ रही है। ठीक है, इंदिरा गांधी was the prime minister at this time and she had already won the Lok Sabha elections of 1971. हर पर्सनल पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई। ठीक है, वो एक बहुत रिकॉग्नाइज्ड फिगर बन गई इंदिरा गांधी इस टाइम पीरियड में। After the war, assembly elections in most of the states took place, bringing large majorities for the Congress party in many states. Right? इस state elections की भी बात करते हैं तो काफ़ी सारी states में कांग्रेस पार्टी emerged as the ruling party or the leading party. Got it? Now,
अब ये जो नेबर्स के साथ कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ओवरऑल क्या कॉन्सिक्वेंस आता है? सो द कन्फ्लिक्ट्स विद नेबर्स डिरेल द 5 ईयर प्लान्स। सबसे पहले तो जो 5 ईयर प्लान, जो प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक एम लेके हम चले थे, वो यहाँ पे थोड़ा सा हमें डगमगाता हुआ दिखता है। बिकॉज हमारे 3 5 ईयर प्लान्स तो बनते हैं, बट उसके बाद ये डिसकंटिन्यू हो गए। ठीक है, वाई? बिकॉज ऑब्वियसली जो वॉर की वजह से क्या आता है, अनइंटेंडेड या फिर एक अनप्लान्ड बहुत ज्यादा खर्चा होता है वॉर्स में, बजट बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। द स्कार्स रिसोर्सेज पहले से ही बहुत कम थे, बिल्कुल स्कार्स रिसोर्सेज थे ना। इन रिसोर्सेज को हमें डाइवर्ट करना पड़ा डिफेंस सेक्टर की तरफ, बिकॉज ऑब्वियसली वॉर्स लड़ने हैं तो डिफेंस सेक्टर हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। Especially after 1962, as India had to embark on a military modernization drive, अपनी मिलिट्री को थोड़ा सा मॉडर्न बनाना था अगर दूसरी कंट्रीज के साथ compete करना है तो। The Department of Defense Production was established in November 1962 and Department of Defense Supplies was established in November 1965. So 1962, 1965. Got it? The third 5 year plan हमारा बना 1961 to 66 was affected and it was followed by 3 annual plans, and fourth 5 year plan could be initiated only in 1960 966 के बाद क्या होता है, 3 एनुअल प्लान्स बने, मतलब एक साल के लिए प्लान बने, बट 5 ईयर प्लान्स फिर 1969 से कंटिन्यू हुआ। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। जब हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, न्यूक्लियर पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। Another crucial development of this period was the first nuclear explosion undertaken by India in May 1974. Guys, very important date, ये पूछी जाती है। So May 1974 में क्या हुआ? India undertook the first nuclear explosion. ठीक है। A significant component of Nehru's industrialization plan was the nuclear plan, initiated in the late 1940s under the guidance of Homi J. Bhabha. ठीक है, जो नेहरू का एक विजन था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जो नेहरू का एक विजन था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, न्यूक्लियर प्रोग्राम उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, एंड इट वाज इनिशिएटेड इन लेट 1940s अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जे भाभा। ठीक है। इंडिया वांटेड टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेहरू वॉज अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स एंड इन्होंने बेसिकली प्लीड करा टू द सुपर पावर्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। इंडिया कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स के फेवर में नहीं रहा है, एंड इंडिया ने हमेशा ये बोला है दैट हमें अगर एटॉमिक एनर्जी डेवलप करनी है वो सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए ही करनी है डेवलप। ठीक है। और नेहरू ने न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए भी एडवोकेट करा, बट हाउएवर इट वाज नॉट पॉसिबल। However, the nuclear arsenal kept rising. ठीक है, जो न्यूक्लियर वेपन्स थे वो इंक्रीज होते गए, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पे किसी ने फोकस नहीं करा। नाउ लेट्स सी फर्दर द 5 न्यूक्लियर वेपन पावर्स। देखो 5 इंपॉर्टेंट पावर्स हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर्स थी। यूएस, यूएसएसआर, फ्रांस, चाइना एंड यूके। ये 5 पावर्स हैं। अब दे वर ऑल्सो द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब बहुत स्ट्रेंथ और बहुत पावर है इन पात्रों के पास। इन्होंने अब क्या करा, इन्होंने ट्राई करा दैट हम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यहाँ पे अब इम्पोज कर देते हैं। इसका मतलब ये था दैट जिन कंट्रीज ने 1968 तक न्यूक्लियर पावर डेवलप कर ली है वो ठीक है, बट अब इसके बाद और कोई कंट्री को परमिशन नहीं मिलेगी दैट वो न्यूक्लियर पावर डेवलप कर सके, न्यूक्लियर वेपन्स बना सके। But India always considered NPT as discriminatory and had refused to sign it. India ने refuse कर दिया that we will not sign it. ये बिल्कुल discriminatory है, because भाई जो सुपर पावर्स हैं उनके पास न्यूक्लियर पावर्स रहेंगी, वेयर एज जो दूसरी कंट्रीज हैं वो हमेशा के लिए वीकर कंट्रीज में आ जाएंगी।
When India conducted its first nuclear test, it was termed as a peaceful explosion. India argued that हम कभी भी जो न्यूक्लियर पावर है उसे वॉयलेंस के पर्पज से यूज नहीं करेंगे. वी विल ओनली यूज न्यूक्लियर पावर फॉर पीसफुल पर्पसेस. The period when the nuclear test was conducted, it was a difficult period in the domestic politics. Following the Arab-Israel War of 1973, the entire world was affected by the oil shock due to the massive hike in the oil prices by the Arab nations. 1973 में हमने कब करा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन? 1974, मई 1974. और 1973 में अरब इजराइल वॉर होता है, जिसकी वजह से मेजर हाइक देखा जाता है, एक इंक्रीज देखा जाता है ऑयल प्राइसेस में. सो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी यहाँ पे सफर कर रही है. It led to economic turmoil in India, resulting in high inflation. High inflation में क्या होता है, जो prices होते हैं goods के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, and जो normal population होती है, ordinary people होते हैं, they had to suffer a lot. Although there are minor differences among political parties about how to conduct external relations, Indian politics is generally marked by a broad agreement among the parties on 3 ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन पे सारी पार्टीज अग्री करती हैं. कौन से हैं? नेशनल इंटीग्रेशन, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड क्वेश्चंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. नेशनल इंटीग्रेशन, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी मेंटेन करनी है, अपनी जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है उन्हें प्रोटेक्ट करना है, एंड क्वेश्चंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, दैट जो भी हम डिसीजन लेंगे वो नेशनल इंटरेस्ट में होना चाहिए. Therefore, we find that in the course of the decade of 1962 to 1971, when India faced 3 wars, or even later when different parties came to power from time to time, foreign policy had played only a limited role in party politics. Yes, यहाँ ये बताया गया है that parties change हुई हैं, wars हुए हैं, but अगर हम foreign policy की बात देखते हैं, फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज में जो कंपटीशन होता है ना, उसने फॉरेन पॉलिसी को हार्डली इफेक्ट किया है, बिकॉज हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इन 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स पे अग्री करती है. ठीक है, सो उनके व्यूज डाइवर्ट नहीं होते हैं. ऑल राइट, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस. आई होप ये बिल्कुल क्लियर है. ठीक है, हमने स्टार्टिंग करी थी जहां हमने नाम के बारे में बात करी, क्या चैलेंजिंग कॉन्टेक्स्ट था, चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस थी जिसमें इंडिया इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. ठीक है, किस तरह से इंडिया ने सारी इश्यूज को टैकल किया, पार्टीशन और पॉवर्टी एलिविएशन मेन इश्यूज इमर्ज हुए इंडियन लीडर्स के आगे. आफ्टर दैट हमने नेहरू का रोल देखा फॉरेन पॉलिसी में, नाम में किस तरह से इंडिया जो और डेवलपिंग कंट्रीज थी उनको परसुएट कर रही थी दैट यू शुड आल्सो ज्वाइन नॉन अलाइन मूवमेंट, नाम को ज्वाइन करना चाहिए. फिर हमने चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट देखा जिसमें तिब्बत का इशू आता है, अक्साई चीन और लद्दाख जो एरिया है एंड अरुणाचल प्रदेश का जिक्र आता है. उसके बाद हमने क्या देखा, पाकिस्तान के साथ वॉर देखा. ठीक है, कश्मीर की वजह से किस तरह से वॉर हुआ, 1965 का वॉर, 1971 में बांग्लादेश वॉर. ठीक है, आफ्टर दैट हमने फोकस करा न्यूक्लियर पॉलिसी पे, किस तरह से इंडिया ने ये बोला दैट हम न्यूक्लियर पावर सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज करना चाहते हैं, हम वॉयलेंट पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे. और उस टाइम पे इंडिया ने ये भी क्लेम किया था दैट हम न्यूक्लियर पावर जो है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, दैट हम पहले यूज नहीं करेंगे, अगर कोई हम पे अटैक करता है देन हम अपनी न्यूक्लियर पावर, अपने न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, और आखिर में हमने इस तरह से यहाँ पे देखा है दैट किस तरह से हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स पे अग्री करती हैं और उनके जो कन्फ्लिक्ट है वो हार्डली इफेक्ट करते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप अच्छे से समझ में आया है. अगर किसी भी जगह कहीं भी कोई भी डाउट है, प्लीज ड्रॉप इट इन द कॉमेंट सेक्शन. मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगी, आपके सारे डाउट्स का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा. So I hope you liked the video. So subscribe to the channel, hit the like button and press the bell icon so that you can receive the updates of all my upcoming videos. Thank you so much for watching the video.
Meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye.